नमस्कार मेरे प्यारे सभी यूट्यूबर्स के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम फिर से एट्थ ग्रेड की मैथ्स को लेके आए हैं। जो पांचवा चैप्टर है हमारा डेटा हैंडलिंग, उसी में थोड़ा सा आगे चलेंगे। दूसरी क्लास है आज। पिछली बार हम लोगों ने डेटा क्या होता है, कैसे हम उसको हमने दो ग्राफ सीखे थे। एक हमने सिंगल बार ग्राफ और एक डबल बार ग्राफ सीखा था। मैंने एक सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाया भी था। और बच्चों ने जो ग्राफ बनाया उसके लिए जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती है वो हमने समझी। कैसे हम स्केलिंग करते हैं, कैसे हम नीचे जो एक्स एक्सिस पे हम मार्किंग करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, कैसे उसके विड्थ को सेट करते हैं ताकि हमारा ग्राफ जल्दी बन सके। तो ये सब चीज़ें हमने सीखी। आज हम इसी ग्राफ में आगे बढ़ेंगे। ग्राफ इन द सेंस मैं डेटा हैंडलिंग को ही लेके चलूँगा। स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है अगर आप सीखें। आज की डेट में पुणे में मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ मैंने देखा बहुत जितने भी लोग हैं डेटा एनालिसिस वाले, अलग अलग फील्ड के, उन सब की बहुत ही हाई पे बहुत ही अच्छा पैकेज होता है उनका। मतलब करीब 22-23 लाख से स्टार्टिंग होती है उनकी एनुअल इनकम, और फिर आगे जाते हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं उस डेटा एनालिसिस का काम समझूं तो आपको ऑर्गेनाइजिंग डेटा और ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इन चीज़ों को बहुत जल्दी कर सकते हो, लेकिन एट्थ ग्रेड में आप क्योंकि छोटे हो तो हम पहले बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग समझ लें कि क्या होता है। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज पार्ट 5.2 चैप्टर का। मेरे साथ क्लास में दो बच्चे हैं, विहान और कबीर, दोनों शर्मा ब्रदर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। यूजुअली डेटा अवेलेबल टू अस इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म कॉल्ड रॉ डेटा, हमने पढ़ा था उस दिन। टू ड्रॉ मीनिंगफुल इन्फ्लुएंसेस वी नीड, अच्छा यहाँ से टेली मार्क्स वाली बात तो हमने पढ़ ली थी, ये वाला पार्ट हमने पढ़ लिया था। फिर हमने फ्रिक्वेंसी भी देख ली थी, है ना। ग्रुपिंग डेटा पे चलते हैं हम लोग। पिछले वाला पार्ट मैंने पिछली क्लास में कवर कर दिया था। हम आगे बढ़ते हैं 5.3 से। ग्रुपिंग डेटा, द डेटा रिगार्डिंग चॉइस ऑफ subjects showed the occurrence of each of the entries several times. For example, art is liked by 7 students, mathematics is liked by 5 students and so on in table 5.1। ऊपर टेबल 5.1 थी जो लास्ट क्लास में हमने देखी थी। और इस लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जैसे आर्ट एक सब्जेक्ट है, उसको 7 लोग पसंद करते हैं, मैथमेटिक्स को 5 लोग पसंद करते हैं, साइंस को 6 लोग पसंद करते हैं, इंग्लिश को 4 लोग पसंद करते हैं। जितने लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ को पसंद कर रहे हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट ऑकर्स, फ्रीक्वेंसी गिव द नंबर ऑफ टाइम्स दैट पर्टिकुलर एंट्री ऑकर्स, कितनी बार वो आती है। इस टेबल का नाम मैंने बताया था लास्ट क्लास में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट की अलग अलग फ्रीक्वेंसी बताई गई है, तो इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आगे बढ़ते हैं। This information can be displayed graphically using the pictograph or the bar graph. Sometimes, however, we have to deal with the large data. For example, consider the following marks out of 50 obtained in mathematics by 60 students of the class 8th. Class 8th के 60 स्टूडेंट्स के 50 में से कितने मार्क्स आए मैथमेटिक्स में, उसका एक डेटा दिया हो गया है। अब बच्चों यहाँ से एक बात आती है समझ में, कॉमन सेंस आता है कि अगर मैं हर एक का डेटा लिखने लग गया तो कितनी लाइंस बनेंगी, कितने रोज बनेंगे, बताओ मुझे। विहान, कितने रोज बनेंगे? अगर 60 स्टूडेंट्स का डेटा लिख रहा हूँ तो कितनी लाइनें बनेंगी बताओ सर। 60 लाइनें बनेंगी। हर एक का लिखना पड़ेगा। अशोक, गहलोत, रामानुजम, जो भी है, जो भी नाम है, उस नाम से अगर हम सभी बच्चों का डेटा बनाएंगे तो कितने मार्क्स आए, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप ले लेते हैं। जैसे 10 से 20 वाले एक ग्रुप में, 20 से 30 वाले एक ग्रुप में, 30 से 40 वाले एक ग्रुप में, ऐसे हम एक ग्रुप बनाते हैं। इसको बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ डेटा। क्यों बनाते हैं? ताकि हमारी कन्वीनियंस हो, हम समझ सकें कि हाँ हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है कि 30 से नीचे वाले कितने बच्चे हैं क्लास में, या कितने बच्चे हैं जिनके 40 से ऊपर नंबर आए, कितने बच्चे हैं जो फेल हो गए हैं। तो इस तरीके से डेटा अगर हमें बनाना है तो हम उसको ग्रुप करेंगे और थोड़ी सी आसानी हो समझने में। बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। If we make a frequency distribution table for each observation, then the table would be too long. So for convenience, we make groups of observations, say 0 to 10, 10 to 20, and so on, and obtain a frequency distribution of the number of observations falling in each group. Thus, the frequency distribution table for the above data can be, तो मैंने जैसे बताया था आपको, तो कैसे बनाया बच्चों इन्होंने, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले इस टेबल को तुम बना लो फटाफट से। 3 वर्टिकल लाइन खींचो, ठीक है। 4 वर्टिकल लाइन खींचोगे तो 3 आपके कॉलम बन जाएंगे,
पहले में ग्रुप्स लिख दो, टैली मार्क्स फ्रीक्वेंसी, सेम टू सेम कॉपी कर लो बस तुम इसको, फटाफट से कॉपी कर लो और ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। मैं आपको 1 मिनट का 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उम्मीद है कि तो आप लोग 2 मिनट में कर लोगे इसको, ठीक है। टाइम देना इसलिए ज़रूरी होता है, नहीं तो आदमी बहुत स्लो करता है हर एक चीज़, तो एग्ज़ाम में इतना टाइम मिलता नहीं हमें, हमें लगता है पेपर लेंदी नहीं, हमें आता नहीं है, हम सही टाइम पे सोच नहीं पाए। जब आप लिख रहे होगे तो आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर ये 10 तो 2 बार आ रहा है, 0 से 10 में भी आ रहा है, 10 से 20 में भी आ रहा है ना, 20 भी 2 बार आ रहा है, 30, मतलब सारे नंबर 2 बार आ रहे हैं फर्स्ट और लास्ट नंबर को छोड़ के। अगर 0 को देखा जाए तो 0 पहला नंबर है, उसमें कुछ नहीं है, एक ही बार आ रहा है, 60 भी एक ही बार आ रहा है, लेकिन उसके बीच के जितने भी नंबर हैं सब 2 बार आ रहे हैं। तो मान लो किसी बच्चे के 10 नंबर आए हैं, तो 0 से 10 में शो होगा कि 10 से 20 में शो होगा, बताओ। 0 से 10 में। ओके, कबीर आपका क्या ख्याल है? सेम। सेम, नहीं, 0 से 10 में शो इसको मेरे करेंगे। ख्याल से हम 10 से 20 में शो करेंगे, ये 0 to 9 मेन नंबर्स हो गए। ओके, तो बेटा क्या होता है कि हमेशा इस बात को आप ध्यान रखना कि हम लोग सिर्फ लोअर डिजिट को इंक्लूड करते हैं, इसको क्लास बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। कुछ टर्मिनोलॉजी भी समझते जाओ साथ साथ, ठीक है, हो सकता है हायर क्लासेस में आप समझो। इसको बोलते हैं बेटा क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में बेटा जो छोटी वाली चीज़ होती है उसे बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, या लोअर क्लास बोलते हैं, लोअर क्लास लिमिट। इसको बोलते हैं बेटा अपर क्लास लिमिट। क्या बोलते हैं? अपर क्लास लिमिट। ये भी लिखते जाना रफ में, ठीक है। इस जो 0 से 10 के बीच का डिफरेंस है, जैसे मैं 10 - 0 कर दूं, या नीचे वाले में 20 - 10 कर दूं, तो एक क्या है डिफरेंस? 10 है। तो इसको बोलते हैं हम क्लास साइज। क्या बोलते हैं? क्लास साइज। अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट को जब मैं माइनस करूंगा तो उसको बोलूँगा क्लास की साइज़। तो मेरे क्लास की साइज़ कितनी है? 10 है। लोअर क्लास लिमिट कितनी है? 0 है। पहले वाले कॉलम में, पहले वाले रो में। दूसरे वाले में कितनी है? 10 लोअर क्लास लिमिट। ये जितनी भी है लोअर क्लास लिमिट है। जो राइट साइड में है अपर क्लास लिमिट है। जो बीच का डिफरेंस है उसे बोलते हैं क्लास साइज। समझ में आ रहा है आपको? तो इसमें बेटा जो लोअर क्लास लिमिट होती है उसको इंक्लूड किया जाता है। जैसे किसी बच्चे के अगर 10 नंबर आए हैं तो बेटा इसमें काउंट होगा, वो इसमें काउंट नहीं होगा। किसी बच्चे के 20 नंबर आए हैं तो वो इसमें काउंट होगा, इसमें काउंट नहीं होगा, ठीक है। हमेशा लोअर क्लास लिमिट को ही इंक्लूड किया जाता है, अपर क्लास लिमिट को इंक्लूड नहीं किया जाता है। जैसे मिसाल के, और ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कहाँ करना है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हम देखें 0 से 10 देखते हैं, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ घड़ी को। 0 से 10 देखते हैं बेटा आप लोगों के सामने, और मैं ऐसा करता हूँ इस क्वेश्चन को काट भी लेता हूँ ताकि और आसानी हो जाए। जब मैं काटने की बात करता हूँ तो आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो आप एक बार फिर से बता दो क्लास साइज किसको कहते हैं? अभी बता रहा हूँ बेटा, पूरा ही बता रहा हूँ, चिंता मत करो। इस दोनों को एक पेज पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। आगे बाद में बढ़ेंगे, पहले इसी को समझते हैं बेटा। देखो यहाँ दिख रहा है आपको सारा? यस सर। ओके, ठीक है, पेन ले लेता हूँ। ध्यान से देखना बेटा, आपके सामने इस तरीके की चीज़ रहती है। 0 से 10 पूछ रहा है तो 0 से 10 में 10 इंक्लूड नहीं होगा।
तो 0 से 10 अगर मैं देखूं तो ये मैंने पहले सर्कल करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक 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 एक, आप लोग भी ऐसे ही करना है। फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा 0 से 10 और दूसरा दूसरा दूसरा, एक और मिल गया मुझे। वेरी गुड। किसने किया ये? ओके, तो कितने मिले बेटा? 2 मिले, ठीक है। अब 10 से 20 में देखो तो मेरी नज़र 10 पे रहनी चाहिए। एक 10 से 20 के बीच में एक और मिल गया, 2। फिर ये 3, उसके बाद ये 4, उसके बाद 5, उसके बाद 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद ये रहा, वेरी गुड कबीर, 8। फिर और कहाँ पे? 8 के बाद वेरी गुड 9, और 9 के बाद बच्चे हो गया 10। तो 10 बनाने के लिए हमने कैसे खींची? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो टैली मार्क्स हम बनाते हैं, कितने बनाते हैं? 10। समझ में आ रहा है? अब ऐसे ही 20 से 30 में जाएंगे तो कौन सा इंक्लूड हो जाएगा? 20 इंक्लूड होगा तो 21 हो गया, 22 हो गया, उसके बाद 25 हो गया, 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 28 भी रह गया, 8, 8 के बाद ये 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद ये 24 11, 11 के बाद 27 12, 27 के बाद 21 13, 14 उससे पहले 15 16, उसके बाद 27 के बाद 28। 17 18, मेरे ख्याल से तो 18 हैं। इन्होंने कितने गिने? 5 20 21 है इनके पास, 3 रह गए। ओके, 19 20, एक और रह गया है, एक और देखो 20 से 30 के बीच में। तो काउंटिंग में गलती हुई है, ठीक है। अच्छा, वो रह गया था ना, तो 21 हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से जब 21 बनाने तो हमने बना दिए 5 10 15 20 और 21, ये एक 23 रह गया था। तो हमारे पास कितने हो गए? 21 हो गए। बोलो, समझ में आ रहा है सबको? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? हम सभी को ऐड करेंगे, हम सभी को काउंट करेंगे। और काउंट करते समय क्या ध्यान देखना है कि लोअर क्लास लिमिट, ये जो लोअर क्लास लिमिट होती है, जैसे 0 से 10 है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, 0 से 10, 10 से 20, इस पूरी चीज़ को हम बोलते हैं बेटा क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। जो लेफ्ट साइड की चीज़ होती है इसे बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट। वेरी गुड। जो राइट साइड को है इसको बोलते हैं बेटा अपर क्लास लिमिट, ठीक है। फिर हम बोलेंगे कि अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट जो करेंगे उसको बोलेंगे क्लास साइज। क्या बोलेंगे? क्लास साइज। तो इस पूरे क्रम में जो हमने क्लास साइज डिसाइड किया है वो कितना है? 10 है। अब आप सोचोगे सर क्लास साइज हम डिसाइड कैसे करते हैं, है ना? ये भी एक सवाल है बेटा। क्लास साइज में 5 का ले सकता हूँ, 2 का ले सकता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे लोवेस्ट वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है। सबसे लोवेस्ट वैल्यू मुझे दिखाई दी थी 3 था कहीं पे। सबसे लोवेस्ट वैल्यू 7 तो देखा था मैंने, ये 7 था, 5 है, और है कोई? नहीं। सबसे लोवेस्ट वैल्यू हो गई बेटा 5, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो गई देखो ध्यान से, 50 दिखाई दे रहा है। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 50 ही है मेरे ख्याल से, कि और भी कोई है? 50 के ऊपर है एक, देखो 50 से 60 में 50, अच्छा 50 ही है। तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी होगी बेटा? 50 होगी। समझ में आ रहा है? अब 5 से 50 तक अगर मैं जाऊंगा, 5 से 50 तक मैं जाऊंगा तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। 5 है तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? 0 से शुरू होगी, ठीक है। तो एक ऑप्शन है बेटा, मैं 5 कितना जब 50 होता है, मैं 50 को डिवाइड करूँ 5 से तो कितना होता है? 10। समझ में आ रहा है? तो मैं अगर 0 से 5 लेता हूँ और 5 से 10 लेता हूँ, 10 से 15, तो ऐसे कितने ग्रुप बनेंगे बेटा? 10 ग्रुप्स बनेंगे। कितने ग्रुप्स बनेंगे? 10 ग्रुप्स बनेंगे।
तो मैं देखता हूँ कि हाँ 10 ग्रुप्स बनाना आसान है क्या। अगर आसान लग रहा है तो आप 10 ग्रुप्स बना लो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं और कम ग्रुप बनाना चाहता हूँ तो आप क्या करोगे, 0 से 10 ले लोगे। आप इसको 10 से डिवाइड करोगे तो देखोगे 0 से 10, जब आप इसको इसी 50 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितने ग्रुप निकल के आएंगे, 5। लेकिन हम जब 5 ग्रुप तो 50 पे तो ख़त्म होगा नहीं, तो एक ग्रुप और आगे जाएगा 50 से 60, तो 1 2 3 4 5 6 ग्रुप। अगर मैं 5 5 का ग्रुप बनाता तो कितने ग्रुप बनते, 10 ग्रुप बनते। काम वही करना पड़ता है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता। तो अपने आप को छोटा करने के लिए हमने क्या किया, ग्रुप 10 का बना दिया। ये आपकी चॉइस होती है, आप ग्रुप कैसा भी बना सकते हो। अगर आपसे कहा गया एग्जाम में तो आप उस हिसाब से ग्रुप बनाओगे। अगर एग्जाम में कुछ नहीं कहा है तो आप अपनी चॉइस से कोई भी ग्रुप ले सकते हो। ग्रुप इज लाइक ए स्केल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर मैं एक काम कर सकता हूँ, 0 से लेकर के 60 तक का बना दूंगा, उसके अंदर सारे टैली मार्क्स डाल दूंगा, उन्होंने वैल्यू नहीं दी हुई है। लेकिन उससे इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाओगे ना बेटा। उसमें टैली मार्क्स आप बना दोगे सारे के सारे, मान लो आपने सारी चीज़ें डाल दी। अब किसी ने पूछा कि आप बताओ कि कितने बच्चे 25 से कम वाले हैं, तो कैसे बनाओगे वो, फिर आप बना ही क्यों रहे हो, वो तो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है ही। हम इसको क्यों बना रहे, पहले कॉन्सेप्ट समझो कि हमारे पास एक कोई सिचुएशन आई और उस सिचुएशन के हिसाब से हम एक चीज़ बना रहे हैं ताकि हमें फ़ायदा हो। कोई बोले यार तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे जिनके 10 से भी कम नंबर आए हैं, जिन पे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी है। मैं बोला 2 बच्चे हैं। अगर मैं पूरा ग्रुप बना देता तुम्हारी तरह और पूछता है ऐसे कितने बच्चे जिनके 10 से भी कम नंबर आए, तो आप बता पाते, बताओ बोलो। अगर मैं ऐसे पूछूं कि 5 से 10 के बीच में कितने बच्चे आए हैं, ऐसा इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगा, तो 0 से 10 वाला काम आएगा आपके, नहीं आएगा। फिर आपको 0 से 5, 5 से 10, मतलब हमारी क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से हमारी क्या नीड है और उसके हिसाब से हम ग्राफ बनाते हैं, या उसके हिसाब से फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। ऐसे नहीं बना देते कुछ भी, ये तो ऐसे ही बना दी गई है समझाने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस सर। विहान आपको आया। यस सर। ओके, अब देखो यहाँ पे ये बातें लिखी है इन्होंने। डेटा रिप्रेजेंटेड presented in this manner is said to be grouped and the distribution obtained is called grouped frequency distribution। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, grouped frequency distribution। It helps in the drawing meaningful inferences like most of the students have scored between 20 to 40। अब सबसे ज़्यादा नंबर कितने आए थे इनके, 21 और 19 बच्चे हैं, तो हम बोल सकते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादातर बच्चों ने 20 से 40 के बीच में नंबर आए। फिर 50 नंबर एक ही बच्चे के आए, टॉपर एक ही था। 7 बच्चे ऐसे थे जिनके 40 से 50 के बीच में आए। तो हम क्या करते हैं, हम अलग अलग इन्फ्रेंसेस या रेफरेंसेस निकाल सकते हैं। फिर ईच ऑफ द ग्रुप्स, हर एक ग्रुप को क्या बोला इन्होंने, क्लास इंटरवल, मैंने बता दिया आपको, क्लास भी बोल सकते हो। फिर मैंने बताया था जो क्लास इंटरवल के अंदर जो ऑब्जर्व 10 ऑकर्स इन बोथ द केसेस 0 से 10 एज वेल 10 to 20। सिमिलरली 20 ऑकर्स in classes 10 to 20 and 20, but it is not possible that any observation say 10 or 20 can belong to simultaneously in 2 classes। तो गड़बड़ हो जाएगा। टू अवॉइड दिस वी अडॉप्ट द कन्वेंशन। ये कन्वेंशन है, कोई ये मत बोल देना कि सर छोटा ही क्यों लेते हैं, पहले से चला आ रहा है, पहले मान ली गई ये बात। दैट द कॉमन ऑब्जर्वेशन में बिलोंग टू द हायर क्लास, जो कॉमन है। ओके, 10 बिलोंग्स टू क्लास इंटरवल 10 to 20 एंड नॉट 0 to 10। ठीक है, तो हायर क्लास कौन सी है, 10 से 20 है ना, 0 से 10 में। मतलब कहने का मतलब कि लोअर क्लास लिमिट वाला ही नंबर इंक्लूड होता है, ऐसे समझ लो। सिमिलरली 20 बिलोंग्स टू 20 to 30 एंड नॉट 10 to 20। इन द क्लास इंटरवल 10 to 20, 10 is called the lower class limit, 20 is the upper class limit। Observe the difference between the upper class limit and the lower class limit of each of the class interval 0 to 10 is equal 10 in this case। The difference between the upper class limit and the lower class limit is called the width, उसको width बोलते हैं, या फिर size of the class interval। क्लियर है। एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने, इस क्वेश्चन को देखते हैं हमारी क्या अप्रोच रहती है। और ये क्वेश्चन 2 पेज में चला गया है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको 1 पेज में करके थोड़ा सुंदर सुंदर सा बना दें।
बहुत बढ़िया तरीके से चिपक गया है। कहाँ से डाल दिया था? 275 से 300, दो रह गए और टोटल। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा। चलो बेटा, पहला क्वेश्चन विहान बताओ बेटा, व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल? साइज क्या है क्लास इंटरवल की? क्लास साइज कैसे बताया था बताने को? क्लास का साइज है 550। 550 क्लास का साइज बेटा। व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल्स? अभी भी तो सिखाया था, अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट को माइनस कर दो, किसी भी एक ग्रुप को उठा लो, तो कितना हो गया? 55। 15 बेटा। 25 में से, अच्छा 25 कितना हो गया? 25। विच क्लास हैज़ द हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी? कबीर बताओ बेटा। 200 to 225. वेरी गुड, तो आप यहाँ पे लिखोगे 200 to 225। चलो अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट विच क्लास हैज़ द लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी? लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी किस में है बताओ कबीर? 300 to 325. Oh, sorry. 125 to 150. Sorry. 300 to 325. हाँ सही तो बताया था, क्योंकि 300 से 325 की जो फ्रिक्वेंसी सबसे कम है। चलो अगला क्वेश्चन विहान आप बताना है, व्हाट इज द अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 250 टू 275? अपर क्लास लिमिट क्या होगी बताओ? 275। वेरी गुड। ओके, विच टू क्लासेस हैव द सेम फ्रिक्वेंसी? 150 to 175 and 225 to 250. ओके, समझ में आ रहा है सबको? कियान बेटा आपको आ रहा है? यस सर। ओके, तो 150 से 175 हो गया, 225 से 250। कबीर विहान दोनों को आ गया ना? विहान ने तो बता ही दिया, कबीर ने। कंस्ट्रक्ट ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा ऑन वेट्स इन केजी। तो इसको हम अभी बनाते हैं, ठीक है? मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे साथ साथ बनाओ। हमें बनाना आ गया तो हम कर कुछ भी लेंगे। मैं 10 नहीं बनवा रहा हूँ तुमसे, 1-2 ही बनवा रहा हूँ। तो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे बताओ? लाइन खींचनी शुरू करो। एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. सबसे पहले हम क्या लिखते थे बेटा? यहाँ पे वेट इन केजी लिखा है ना, Groups. ऑफ 20 स्टूडेंट्स। तो 20 स्टूडेंट्स लेंगे। क्लास इंटरवल इन्होंने बोला है 35 से 30 से 35, 35 से 40, इस तरीके से लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे लिख दो आप क्लास इंटरवल, या फिर आप लिख सकते हो वेट इन केजीज। वेट इन केजीज, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखोगे? टैली मार्क्स। इसके बाद क्या लिखोगे? फ्रीक्वेंसी। लिख डालो इसको और फिर शुरू करते हैं हम बनाना। तो इसने बोला 30 से 35। अब वैसे सबसे मिनिमम देखोगे तो क्या है? 31 है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 30 से 35, फिर लिखेंगे 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55,
55 से 60, 60 से 65। कोई बोले सर 60 से 65 क्यों बनाया? क्योंकि बेटा 60 तो लोवेस्ट वाले में काउंट होगा, कोई बच्चा यहीं गलती कर देगा। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? यस सर। कोई बच्चा 50 से 55 से 60 में ही कर देता काम, 60 को घुसा देता। अच्छा, और भी है बेटा, 65 से 70 भी है। चलो शुरू करते हैं बेटा। 35 से 40 देखते हैं बेटा। तो एक हो गया 38, दूसरा हो गया, नहीं 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 नहीं, पहले 30 से 35 है तो 38 थोड़ी होगा। 33 एंड 31। ओके, तो 33 एंड 31, तो दो हो गए फ्रिक्वेंसी। सर 3 है। तीसरा भी है? कौन सा? 34। 34 है, तो 3 हो गए। ठीक है, फिर आते हैं 35 से 40 के बीच में, तो 38 हो गया, फिर 36 हो गया, 2, वापस से 38 एंड 39। तो 4 हो गए ना। तो फटाफट से 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लिख देंगे। फिर 40 से 45, तो एक हो गया 40, फिर 41 2, 42 3, 44 4, तो 1 2 3 4, यहाँ भी मैंने 4 लिख दिया। फिर आते हैं बेटा 45 से 50 वाले, तो 1 2 3 4 5, 5। तो 1 2 3 4 और 5वां ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 5। उसके बाद आते हैं बेटा 50 से 55, तो एक 53 हो गया, बस एक ही है। ठीक है, फिर 55 से 60 वाले में, तो उसमें बेटा एक 55 हो गया, तो ये एक ही हुआ। 60 में भी एक ही हुआ ये वाला, और 65 में भी एक ही हुआ। अब हमारा काम ये होता है बेटा कि इसको काउंट करना, और ये जो टोटल वैल्यूज़ गिवन है 20, ये आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल। काउंट करो बेटा, 3 + 4 7, 7 + 4 11 + 5 16 17 18 19 20। यहाँ कैलकुलेशन अगर सेम आ गई तो इसका मतलब आपने सही लिखा है, आपने सही लिखा है। अगर यहाँ पे कैलकुलेशन गलत आ गई तो फिर से चेक करना पड़ेगा कि किसी में मिस तो नहीं कर गए हम। समझ में आ गई बात? तो हमने क्या बना दिया, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया। बोलो, इसमें क्लास साइज पहले से दिया था ना? यस सर। बन गया सबका? यस सर। ओके, यस सर, बन गया। ओके। अब आते हैं बार्स विद ए डिफरेंस, किस तरीके से बनाए जाएंगे। मैं थोड़ी सी फोटो अपनी छोटी कर देता हूँ। Let us again consider the grouped frequency distribution of the marks obtained by 60 students in the mathematical test। फिर से उसी चीज़ को बनाई इसने। ठीक है, अब इसने जो बना दिया है, दिस इज डिस्प्लेड ग्राफिकली एज इन द एडजॉइनिंग ग्राफ। ये देखो ग्राफ दिख रहा है आपको? इस ग्राफ में इन्होंने क्या किया है, नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 20, तो यहाँ तक जाएगा। अब उसके बाद अगर मैं पूछूंगा कि, ध्यान से देखना बेटा, 0 से 10 कितने लोग के आए थे, यहाँ पे मैं एक क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ, पहले समझाता हूँ आपको। किस चीज़ का कॉन्सेप्ट है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेटा पिछली वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करके आती है। ठीक है, क्युमुलेटिव
फ्रीक्वेंसी। पहले वाले में कितनी है, सेम 3, दूसरे वाले में बेटा 3 + 4 हो जाएगी, यानी कितना हो गया 7, अगले में हो जाएगी 7 + 4 यानी कि 11, अगले में 11 + 5 यानी कि 16, 16 + 1 17, 17 + 1 18, 18 + 1 19, 19 + 1 किया तो कितना हो गया 20। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई, 3 7 11 16 17 18 19 20। ये बात समझ में आ गई आपको। अब ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले अगर मैं बोलूँ 0 से 10 कितने बच्चे थे, 0 से 10 में कितने बच्चे थे बेटा, 2 बच्चे थे, है ना। तो हमने यहाँ पे 2 दिखाया, ठीक। 10 से 20 में 10 बच्चे और आ गए, तो टोटल बच्चे कितने हो गए, 12 हो गए ना। सो 10 से 20 में कितने बच्चे हो गए, 10 बच्चे और आ गए। ये दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे मैंने कितना शो कर दिया, 10 शो कर दिया। ओके, 20 से 30 में 21। एक मिनट, ये वो वाला ग्राफ नहीं है, ये तो दूसरा ग्राफ है। मतलब मैं तो ये 20 वाला बना रहा था, ये नहीं है। मतलब ये क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉन्सेप्ट समझ गए, पर वो चीज़ डिफरेंट है, ये चीज़ डिफरेंट है। ये 60 बच्चों वाली कहानी सुना रहा है, ये मुझे लगा सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये नहीं है, ये इस वाले क्वेश्चन का है। जो ये वाला क्वेश्चन है ना, 60 बच्चों के जो मैथ्स में नंबर आए थे उसका ग्राफ है, ठीक है। अभी जो मैंने बताया उसका ग्राफ नहीं है। तो इन्होंने फिर से उसी टेबल 5.4 को लिया और ग्राफ बनाना शुरू किया। और अब आप ग्राफ को ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि ग्राफ बन कैसे रहा है। टोटल कितने हैं, 60 लोग हैं। मैं सोचा था ये 20 देख के मैं कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा था वही 20 बच्चों का चल रहा है, नहीं ये अलग है। 60 स्टूडेंट्स की बात चल रही है। 60 स्टूडेंट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, 0 से 10 के आगे 2, 10 से 20 के आगे 10, 21 कैसे शो किया ऊपर, 19 जस्ट 20 के जस्ट नीचे 19 शो किया है। फिर 40 से 50 में 7 लोग शो किए हैं, 7 किसके नीचे, 8 के नीचे। 50 से 60 एक बच्चा। तो अब इसमें देखो इन्होंने क्या लिया बेटा, अगर मैं इसमें स्केल की बात करूं तो स्केल क्या लिखा होगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। कितना है, 2 स्टूडेंट्स। अब आप सोच रहे हो कि सर 2 क्यों लिया है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स कितने हैं बेटा आपके पास, 21, मिनिमम कितने हैं 2, बीच में 7 भी है। तो आपको 7 को 19 को अगर अकोमोडेट करना है तो आपको 10 पॉइंट्स तो चाहिए ही होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि 19 और 7 प्राइम नंबर है, किसी की टेबल में नहीं आते। अगर ये सारे नंबर 5 की टेबल में आते तो 5 ले सकते थे, 4 ले सकते थे, 3 ले सकते थे, पर 7 21 अलग ही नंबर है। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 2 ले लिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो। तो 2 बच्चे यहाँ दिखा दिए, कहीं किसी के 4 बच्चे होते तो यहाँ दिखा देते, एक बच्चा होता तो उसका आधा करके दिखा देते। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नीचे जो नंबर लिखा है वो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। इस वाले ग्राफ में और जो ग्राफ हमने पहले बनाया दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, पिछले वाले जो ग्राफ हमारे होते थे उसमें हर 2 बार ग्राफ के बीच में, बार ग्राफ की जो बार थी उन दोनों के बीच में गैप होता था, याद है कि नहीं। इसमें कोई गैप नहीं है, क्यों, क्योंकि इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि 0 से 10 के बाद तुरंत 10 से 20 आ रहा है, तुरंत 20 से 30 आ रहा है, तो इसमें कहीं गैप है ही नहीं। तो इसीलिए क्योंकि वो गैप नहीं है तो नीचे वाली लाइनों पे भी गैप नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसको बनाओ फटाफट से। इस ग्राफ दोनों यहाँ पे, क्या बेटा, दोनों यहाँ पर एक, नहीं यही वाला राइट वाला ग्राफ बनाना है आपको। वो टेबल तो आपने लिख ली थी ना स्टूडेंट्स वाली, ये वाली टेबल आपने बनाई है ना ऊपर। यस हाँ। ये जो टैली मार्क्स है, इसी टैली मार्क्स का तो ये चल रहा है। उसी से ऐसे एरो दिखा देना, तो इसको बोलते हैं टेबल विद ए डिफरेंस, बार्स विद ए डिफरेंस, ठीक है। हर बार एक दूसरे से कनेक्टेड है।
अच्छा, एक कॉन्सेप्ट यहाँ से भी समझो बेटा। अगर मैं 10 इंक्लूड करना चाहूँगा, इसी ग्राफ को देखो, तो 10 बेटा कहाँ इंक्लूड हो रहा है, देखो बड़े वाले इसी में इंक्लूड हो रहा है ना 10। 10 से 20 वाले में ही तो 10 इंक्लूड होगा, तभी तो ग्राफ सही बनेगा। 20 कौन से वाले ग्राफ में इंक्लूड हो रहा है? 20 से 30 वाले में। समझ में आ रही बात? इसीलिए जो अपर क्लास लिमिट होती है, सॉरी, विहान बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। कबीर आपको आ रहा है? यस सर। बहुत बढ़िया। बन गया? टाइम ले लो। नहीं मारा सर। ओके। ये थोड़ा सा डिफरेंट बार ग्राफ बनाया ना हमने, कहने को डबल बार ग्राफ की तरह ही है एक प्रकार से, देखो तो। पर डबल बार ग्राफ के बीच में भी गैप था, इसमें गैप ही नहीं, कंटिन्यूस है, हर चीज कंटिन्यूस है। 20 पेज का चैप्टर है। मैं आपसे हर एक क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, ऐसे होमवर्क आप प्रैक्टिस करना उसको, या स्कूल में जब भी टाइम मिलता है अपना करते रहना। मैं बस आपकी सोच या अप्रोच देखना चाहूँगा कि आप किस तरीके से सोचते हो, आपकी क्या अप्रोच है क्वेश्चंस को लेके। वो आपकी अगर जेन्युइन है तो फिर कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। बन गया? यस सर। विहान आपका बना? यस सर। याद रखना 0 से 10, 10 से 20 विड्थ सेम रखनी है। प्रोपोर्शनल होता है ग्राफ, जो साइज होती है इसकी। चलो आगे बढ़ते हैं। The height of the bar shown in the frequency of the class interval, also there is no gap between the bars as there is no gap between the class intervals. The graph representation of data in this manner is called a histogram. क्या बोलते हैं इसको? हिस्टोग्राम। लिख लो, graphical representation of the data in a without any gap
इज कॉल्ड ए हिस्टोग्राम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन दिस मैनर की जगह लिख दो विदाउट एनी गैप एज शोन, या जो भी है, इज कॉल्ड ए हिस्टोग्राम। एक और क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। इस ग्राफ को हम एनालिसिस करते हैं। इसमें एजेस ऑफ 25 टीचर्स ऑफ ए स्कूल, 25 टीचर जो स्कूल में हैं उनकी एजेस की बात करी गई है। तो अगर आप देखोगे कि नंबर ऑफ टीचर्स 40 से 45 के बीच में कितने टीचर्स हैं, बताओ। 2। 2 टीचर हैं। 35 से 40 के कितने टीचर्स हैं? 3 टीचर हैं। वेरी गुड। 30 अगर मैं पूछूंगा कि वो कौन सी एज है जिसके सबसे ज़्यादा टीचर्स हैं क्लास में? 32 35। वेरी गुड। अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि मुझे बताओ कि मतलब ऐसे कितने टीचर हैं जो 30 साल से ऊपर हैं? 17। कितने बताए? 17। वेरी गुड। 6 3 9 2 11 5 16, 16 आएगा बेटा क्वेश्चन आंसर। 16 आएगा। विहान समझ में आ रहा है आपको? यस सर। मैंने पूछा 30 के ऊपर कितने टीचर्स हैं, तो ये सारे ऊपर वाले हैं, तो सबको ऐड कर देंगे हम लोग। ठीक है। तो बार्स ऑफ इक्वल विड्थ विद नो गैप्स इन बिटवीन, हाइट ऑफ द बार गिव्स द नंबर ऑफ डेटा आइटम्स इन द पर्टिकुलर ग्रुप एंड इट्स फ्रिक्वेंसी। ये जो शुरू में लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं जैक्ड लाइन या ब्रोकन लाइन। इसका मतलब ये होता है कि ये स्केल्ड नहीं है। 0 से लेकर 20 तक हमने स्केलिंग नहीं करी है। क्यों नहीं करी है, इस बात को समझने की कोशिश करो बेटा। इसने बोला कि 20 से 25 की विड्थ इतनी है, 25 से 30 की विड्थ इतनी है, 30 से 35 इतनी है, तो यहाँ से यहाँ तक 20 थोड़ी होगा, 5 ही तो चल रहा है। तो इसने यहाँ पे क्या किया, एक ऐसी टूटी फूटी लाइन कर दी, और ये टूटी फूटी लाइन के लिए इसने लिख दिया, टूटी फूटी लाइन मतलब कि 0 से लेके 20 तक तुम कैसे पहुँचे इसके मायने नहीं रखी है, मायना 20 से लेके 25 का रखा गया है, क्योंकि 20 के नीचे वाले टीचर तो क्लास में है ही नहीं। एक बात समझो, क्लास में कोई भी टीचर है, पहले तो भैया 12th पास करेगा तभी तो टीचर बनेगा। 12th पास करते करते 17-18 साल का हो जाएगा, फिर ग्रेजुएशन करेगा, बीएड करेगा, एटलीस्ट 20 साल का तो हो ही जाएगा वो, 20 से 21 साल का मिनिमम। अब वो स्कूल में टीचर लग रहा है, तो पहली ये एज की शुरुआत कहाँ से, 20। तो 0 से लेके 20 को वैल्यू नहीं दी गई, तवज्जो नहीं दी गई, कि जिसको तवज्जो नहीं दी गई उसने उसके यहाँ क्या बना दी, जैक्ड लाइन। क्योंकि हर लाइन एक प्रोपोर्शन दिखा रही है, बराबर डिस्टेंस दिखा रही है। तो जैक्ड लाइन क्या है, वो ये बताती है कि भैया ये स्केल्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखा है हैज़ बीन यूज्ड along the horizontal line to indicate that we are not showing the numbers between 0 to 20। ये बात समझ में आ गई आपको? बोलो। मैं चाहता हूँ एक ग्राफ ये वाला भी बना दो आप, जिसमें जैक्ड लाइन है। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर। इसको भी बना लो। बुक में बहुत से ग्राफ होंगे, पर मैं मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट उतना आपसे बनवा रहा हूँ, और क्लास के दौरान बनवा रहा हूँ। मैं चाहता तो मैं बोल भी देता कि आप क्लास के बाद बना लो, पर क्लास के दौरान क्या है कि जब आप बना रहे होगे तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है फेस करनी पड़े। तो प्रॉब्लम जो फेस कर रहे होगे मुझसे अभी पूछ लोगे तो मैं अभी बता दूंगा। बाद में बनाओगे तो प्रॉब्लम का निवारण करोगे नहीं, और फिर सोचोगे अरे तो ऐसे ही होता होगा। इसको बना लो, हर एक चीज़ लिख लो। इसके बाद जब क्वेश्चंस पे आएंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे। ग्राफ होंगे 3-4 बनाने के लिए, बाकी इन्फॉर्मेशन लेनी है बस ग्राफ से। तो तुम लोग ऐसे ही बता दोगे खटाखट से, अभी 3-4 पेज देखना कैसे ख़त्म होंगे।
तुम लोग आदि पुरुष देखने जा रहे हो क्या? तो वो क्या होते हैं? अरे मूवी आ रही है एक प्रभास की, आदि पुरुष। नहीं उसमें पता सर। सर रीमेक रीमेक? रीमेक है क्या? अरे रीमेक नहीं है, ओरिजिनल मूवी है। मतलब पहली बार ही बन रही है। रामायण के ऊपर है, राम की कहानी पे है, राम भगवान पे। सीता का अपहरण हो जाता है उसमें। मैंने बहुत सारा उसका वीडियोस देखा है, उसका रिव्यूज भी बहुत खराब है। वो रिव्यू पहले खराब था, जब वीएफएक्स उसका खराब था ना, उसमें उन्होंने बंदर वंदर को ऐसे ही दिखा दिया था अजीब सा, और रावण को भी सैफ अली खान ऐसे अजीब सा बन के आ गया था। तो फिर जब वीएफएक्स ने बहुत गालियाँ दी तो वो पिक्चर जो 26 जनवरी को रिलीज़ हो रही थी उन्होंने उसको हटा दिया, और फिर से उसको उन्होंने थोड़ा सा रीडेवलप किया है ओम राउत ने, और मेरे ख्याल से अब वो बन रही है, अब रिलीज़ हो रही है अगले हफ्ते। तो 6 महीने और डिले किया गया है, 16 जून को रिलीज़ हो रही है। तो 17 या 18 जून को मैं जा रहा हूँ देखने 3D में। तुम लोगों को बता दूंगा कैसी है। ओके सर। मेरा एक चैनल भी चलेगा, अभी स्टार्ट होने वाला है, रिव्यूज़ ऑफ वेब सीरीज़ एंड सिनेमा के नाम से। तो हालांकि उसमें थोड़ी सी गालियाँ भी होंगी हो सकता है तो पता नहीं तुम लोग देख पाओगे कि नहीं, पर मैं तो डाल दूंगा क्योंकि कुछ मूवीज़ इतनी घटिया बनी है कि उसको गाली देने का ही मन करता है। मतलब अच्छी वाली गालियाँ होंगी। तुम लोग कैरी मिनाती को देखते हो क्या? सर मैं इंडियन वाले में से कुछ भी नहीं देखता। तो फॉरेन वाले ही देखते हो? यस सर। तो फॉरेन वाले में गालियाँ होती है क्या, कि वो बहुत साफ सुथरा सा होता है, पवित्र रिश्ता की तरह? नॉर्मली तो नहीं होती, वैसे होती है ना। बहुत थोड़ी सी। मतलब मैं बस जानना चाहता हूँ कि तुम वो कंटेंट देखते हो कि नहीं है, मतलब अगर कोई बुरी बात नहीं है उस पर, क्योंकि आज नहीं तो कल वो तो सब देखना ही है, उससे उससे बचेगा कौन? हम लोग सर जब जब हम लोग 6th क्लास में थे तो मैं केवी में पढ़ता था साउथ में, तो मैं सोचता था यार साउथ इंडिया वाले हिंदी गाली कहाँ से देते हैं पर वो ऐसी ऐसी गालियाँ देते थे, मैंने कहा अबे यार ये तो गजब ही हो रहा है यहाँ पे। फिर मैंने नौकरी ज्वाइन करी, नौकरी में आया मैं, यहाँ पे भी हम लोग को गालियाँ पड़ने लगी तो मैंने कहा यार गाली जो है ना वो फिजिक्स के लॉ की तरह है। जब फिजिक्स में लॉ ऑफ एनर्जी है, पता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ टू अनदर पार्ट। तो सेम यूनिवर्सल लॉ ऑफ गाली है, क्या है? गाली कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वो ऑलरेडी यूनिवर्स में है। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर पार्ट। किसी ने आपको दी, आपने किसी को दी, उसने किसी को दी, ऐसे करके चलता रहता है। आप सोचोगे कि मुझे ज़िंदगी में कोई नहीं देगा, ऐसा नहीं होगा जब मोदी जैसे आदमी को, प्रधानमंत्री को गालियाँ पड़ जाती है, तो तुम लोग तो आम इंसान हो। सर आप लैग हो। मैं लैग हूँ? मतलब अच्छा आप लैग हो रहे हो। अच्छा मेरा नेट स्लो चल रहा है। ओके चलो यूट्यूब में देख लेना दोबारा अगर मन करेगा तो। पर मैं डालूंगा बहुत सारी वेब सीरीज़ और इसके, पर अभी जैसे टाइम नहीं हो रहा है, वीडियोस बनाने हैं उसके लिए कंटेंट बनाना पड़ता है। पर मैंने अपने चैनल्स खोल लिए हैं, सब सीरीज़ वाइज खोल लिए मैंने। एनसीईआरटी का जैसे ग्रेड 8 का अलग ही चैनल होगा, ग्रेड 7 का अलग होगा। अभी मैं धीरे धीरे उनके ओलंपियाड्स के भी वीडियो डालना पड़ूंगा। अभी तो खिचड़ी बन गई है, अभी जो मेरा यूट्यूब का चैनल है उसमें सभी क्लासेस मिक्सड है, पर हर एक क्लास एक सेगमेंट वाइज बनेगी ताकि ऑडियंस को कन्फ्यूजन ना हो कि यार इसमें कहाँ जाके ढूंढूं मैं, उसको सामने दिख जाए अच्छा ये सारे वीडियोस तो 8th के मैथ्स के ही हैं, एनसीईआरटी के ही हैं। तो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, होमवर्क वगैरह जो मैं दूंगा ना उसकी अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, ताकि तुम लोग देख लो, हेल्प हो जाए तुम्हारी कि हर एक क्वेश्चंस की क्या अप्रोच होनी चाहिए। मतलब मैं तुमसे डबल मेहनत करूंगा, जो क्वेश्चंस होमवर्क दूंगा वो करके भी दूंगा तुम्हें कैसे करना है, पर मैं चाहूँगा कि तुम या तो वो वीडियो देख लो या कर लो उसको प्रैक्टिस। मैं कहूँगा कर लो, करोगे तभी आएगा समझ में, खाली देख लोगे तो फिर आएगा नहीं। मतलब देखना तब बनता है जब समझ में ना आए कि हाँ यार क्या अप्रोच होनी चाहिए। देखना मतलब फास्ट वाला काम है, मैथ्स करने से ही आती है, देखने से नहीं आती। देखने से तो कोई गिटार बजता हुआ दिखता अच्छा लगता है। हो गया? यस सर। आपका हो गया विहान? यस। ओके ट्राई दिस। चलो यहीं से क्वेश्चन करते हैं, और इसका आंसर भी आप ही लोग दे देना अभी।
जिससे पूछूंगा वो बता देना, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा तकलीफ होगी नहीं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा मैं उसका रिव्यू कैसा है, ठीक है। तब मार्वल की मूवीज का करोगे? मार्वल की मूवीज़ कहाँ, मार्वल की मूवीज़ की तो मैंने सारी देखी है, उसका भी कर दूंगा। वो तो तो ठीक है। ऑलरेडी लोगों ने देखा हुआ है, पर मैं हिंदी में देखता हूँ मार्वल की मूवीज़। कोई नहीं सर, तुम टॉपिक इंग्लिश तो सही है। तुम इंग्लिश में देखते हो क्या? हाँ सर। बेटा मैं कोई मूवी इंग्लिश में देखता ही नहीं, हिंदी में ही देखता हूँ। साउथ की मूवी होगी तो भी वो हिंदी में देखता हूँ। मुझे वो डबिंग आर्टिस्ट बहुत अच्छे लगते हैं, जो उनके सर डायलॉग। लेकिन डबिंग करने के बाद ना वो मूवी की खिचड़ी बन जाती है। नहीं, ऐसे तुम्हें लगता है क्योंकि तुमने वो मूवी का ओरिजिनल पार्ट भी देखा होता है ना। हम लोगों ने क्या है कि मूवी को देखा ही बचपन से वैसे है। जैसे बाहुबली है, तुम तेलुगु में देखने गए थे क्या? नहीं। पर वो अच्छी लगी ना तुम्हें? नहीं। बाहुबली अच्छी नहीं लगी तुम्हें? ना, मतलब हाँ ठीक थी। बाहुबली तो यार इंडिया की सबसे तगड़ी मूवी कहलाई गई है। इतिहास में आज तक ऐसी मूवी बनी कहाँ है। तो उसमें वो डायलॉग था, वो, महासेना क्या है मृत्यु। तो वो प्रभास की आवाज़ थोड़ी थी, पीछे एक वॉइस ओवर डबिंग आर्टिस्ट होते हैं, संकेत मात्रे हमारे हर पिक्चर के बीच में। केजीएफ में जो आवाज़ है उसका, और सचिन गोले ने निकाली है। तो मतलब वो अल्टीमेट लोग हैं यार, वो खतरनाक ही हैं। तो मैं मतलब उनके उनकी फ़ैन, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। मतलब एक प्रकार से मैं उनका फ़ैन हूँ, क्योंकि मैं खुद मिमिक्री करता था पहले, आवाज़ निकालता था। कभी अजय देवगन की, शाहरुख खान के, सनी देओल की, ऐसे थोड़ी बहुत आवाज़ निकालता था। तो मुझे लगता था यार एक टफ जॉब है, मतलब आपने वॉइस पैरेंथेसिस को डाल रहे हो, उसमें कंटेंट भी डाल रहे हो, साथ में वो डायलॉग तो लिख के आया है आपके सामने, लेकिन उसके पीछे वो इमोशंस डाल रहे हो आप। जब गुस्से वाले में एक्टर जब गुस्से में बोल रहे हो तो आप पीछे से आवाज़ मैच करा रहे हो उसको, कि उस बॉडी लैंग्वेज में वो आवाज़ मैच कर रही है कि यार इंद्रसेन नाम है मेरा, काट के रख दूंगा। तो मतलब ऐसे कोई नॉर्मली आदमी नहीं बोल सकता, किसी को भी बोल दिया हाँ चल बोल। तो वो उस इमोशंस के साथ एक्टिंग करनी पड़ती है, वॉइस एक्टिंग है वो। तो मेरे लिए दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है। इट्स नॉट एन ईजी जॉब। और तुम्हें इंग्लिश आती है, इसलिए तुम उसको इंग्लिश में देख रहे हो। पर हम लोग की जो लैंग्वेज है, हम मतलब हिंदी में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। और जब मैं उसको हिंदी में देखता हूँ ना, तो एक अलग ही मज़ा आता है मुझे। तुमने मनी हाइस्ट, जो तुम तो अभी छोटे हो, शायद मनी हाइस्ट नहीं देखी होगी तुमने। पर मनी हाइस्ट जो है ना, इंग्लिश में डब आई है, पर असल में इंग्लिश में भी नहीं है, वो स्पेनिश में है। जो ओरिजिनल जो उनके वो हैं बंदे, एक्टर्स जो है वो स्पेनिश में उन्होंने बोला है। पर वो हिंदी में जिन्होंने डब करी, मतलब एक अलग ही लेवल है उसका। बहुत मज़ा आता है देख के। तो मैं मार्वल मूवीज सारी हिंदी में देखता हूँ, चाहे थॉर हो, चाहे अपना आयरन मैन हो। आयरन मैन की तो आवाज़ वाला जो बंदा है, मतलब क्या नाम, राजेश खट्टर, मस्त है वो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दो ही क्वेश्चन है, हलवे से क्वेश्चन है। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज बीइंग गिवन बाय द हिस्टोग्राम। तो इन्फॉर्मेशन जैसे ही पूछता है तो सबसे पहले हम कहाँ देखते हैं, वर्टिकल लाइन। क्या दिया है, क्या इन्फॉर्मेशन बताओ। हाइट इन सेंटीमीटर्स ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 7th। वेरी गुड। नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 7th एंड देयर हाइट इन सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये दो इन्फॉर्मेशन दी है। फिर विच ग्रुप कंटेन्स मैक्सिमम गर्ल्स, देखते ही बता सकते हैं हम लोग कौन सा ग्रुप है मैक्सिमम गर्ल्स का। 140 to 145 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है विहान? यस सर। तुम यस से थोड़ा रुक के बोलते हो, मतलब थोड़ा सोचते हो क्या कि नहीं बोलूं, सर। कि बोलने के लिए बोलना है कि सच में समझ में आया क्या बोलूं मैं। ऐसा कुछ है क्या तुम्हारे साथ? माइक ऑन करने के लिए टाइम लगता है। क्या है तुम्हारा? माइक ऑन करने के लिए टाइम लगता है। तो तुम माइक ऑफ ही क्यों करते हो? ओके सर। चलो अगला देखो बेटा। हाउ मैनी गर्ल्स हैव द हाइट ऑफ 145 सेंटीमीटर्स एंड मोर। तो इसका जवाब देगा कबीर। बताओ बेटा, 145 सेंटीमीटर से ऊपर वाले कितनी लड़कियां हैं? 7। वेरी गुड। कितनी है? 7। 4 + 2 6 + 1 7। इफ वी डिवाइड द गर्ल्स इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज, हाउ मेनी वुड देयर बी इन ईच? 150 सेंटीमीटर एंड मोर, ग्रुप ए में बताओ कितनी होंगी? 150 के ऊपर वाली कितनी है? 3। ग्रुप बी में कितनी होंगी 140 से 150 वाली? 11। वेरी गुड। और ग्रुप सी में पूछेंगे तो कितनी है? जो बच गई
14. 6 हुआ ना बेटा? Less है. ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. ओके, चलो. फॉर ईच ऑफ दिस वुड यू यूज ए हिस्टोग्राम टू शो द डेटा? द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्ट बैंक. मतलब ये यस नो वाले क्वेश्चन है, छोड़ो इनको. गिव रीजन, ऐसे फर्जी क्वेश्चन क्या ही आते हैं. ये वाले क्वेश्चन देखो. द शॉपर्स. अब ये क्वेश्चन मत देखो, इसको तुम होमवर्क में कर लेना. इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं. द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडेज इज शोन through the given graph. Answer the following. In for how many hours did the maximum number of students watch TV? बताओ. 32. Very good. यही पूछा क्या क्वेश्चन? 32 तो सबसे बड़ा नंबर है. बोला है फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी. आवर्स पूछा है पागल, तो 4 to 5 होगा. देखा, 32 फट से उल्टी मार दी. 32 तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है ना. फिर अब दूसरे क्वेश्चन में वो आएगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच्ड टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स. बताओ, 4 घंटे से कम कितने लोग टीवी देखते हैं? 4. तो बहुत गंदे बच्चे हैं. अबे कितने बच्चे बताया तुमने? 4. भाई 4 घंटे से कम बाबू. 4 सर, एक घंटे से सेकंड. Let me analyze the bar graph. हाँ, बिना देखे बोल रहे हो. सर मैं बताऊं. बताओ विहान. 34. वेरी गुड बेटा. 4 घंटे से कम तो 4 के नीचे 22 भी तो है. 22, 8, 4 तो तीनों ऐड कर देंगे 34. अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंट मोर देन 5 आवर्स ऑन वॉचिंग टीवी. बताओ कबीर, 5 घंटे से ज़्यादा वाले कितने बच्चे हैं? 14. बहुत बढ़िया. ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग सर्कल ग्राफ एंड पाई चार्ट को समझेंगे. ठीक है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, पर बुक में डिफ़िकल्ट कम होगा, हमारे लिए आसान ज़्यादा होगा, क्योंकि तुमसे बनवाना है. ठीक है, बनवाना एक भी नहीं है मेरे ख्याल से, बुक में बनवाना नहीं होगा कि है बनवाने के लिए एक दिया इन्होंने. सब बुक में सब कुछ है. क्या है? सिंपल है बेटा. जब एंगल नापने होते हैं ना तो हालत ख़राब हो जाती है. चलो ठीक है, तो मुझे लगता है 2 क्लासेस और लगेंगी. 5.1 का होमवर्क आज तुम्हारे लिए हो गया. अगली क्लास में हम 5.2 को समझ लेंगे. उसकी अगली क्लास में 5.3 को हम समझ लेंगे. मतलब 5.3 का पोर्शन हम कवर कर देंगे और 5.3 आपकी होमवर्क हो जाएगी और फिर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. तो 2 क्लासेस और लगेंगी. अगली क्लास कब करनी है बताओ? वेडनेसडे कर सकते हैं, या इस बच्चे की तो छुट्टी नहीं है? 6 से 7 कर सकते हैं क्या वेडनेसडे को? विहान बोलो. बाकी बच्चों के लिए बाय बाय बाय.